कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक-ठाक चल रही होगी। दोस्तों आज एनटीपीसी की पिछली सीरीज़ जो लगातार चला रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 159 लेकर के आए हैं। जो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता तो बता देता हूँ कि करंट अफेयर हम जो अपडेट करके बताएँगे 2024 और 25 के हिसाब से बताएँगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से अगर कोई ट्रिकी सॉल्यूशन होगा तो उसको भी बताएँगे। ऑप्शन देखकर हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं ये भी बताएँगे और किस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना होता है। साथ ही हम चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे अगर कोई क्वेश्चन चित्र देखने वाला है ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वीडियो में काफ़ी कुछ आपने सीखा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं हमें मनोबल मिलता है और नई ऊर्जा मिलती है नई-नई कंटेंट लाने के लिए, नई-नई वीडियोस आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि ए, बी, सी, डी और ई बाएं से दाएं क्रम में एक संख्या के अंक हैं तो वह संख्या ज्ञात करिए। बाएं से दाएं क्रम का मतलब है कि हम इस तरफ की ओर चल रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। तो जैसे आप बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके, तो ठीक वैसे चलना है। पहले हम क्या लेते हैं, एक डिजिट को लेके चलेंगे, फिर 2 डिजिट होंगी, 3, फिर 4 और 5 ऐसे करके बढ़ती-बढ़ती डिजिट हमारी जाएँगी। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये सही क्यों नहीं है? तो इसमें से आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये अंतर देख रखा है, ठीक है? जबकि वंस के बाद 10 आना चाहिए, ये इसी में आ जाता है इसके अंदर ही। तो ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर। दूसरा, विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल डैश को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 18 सितंबर को। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। इसको आप याद रखेंगे। देखो ऐसे डेज पूछ लेता जो आप लोग सोचते भी नहीं हो कि बांस वाला कैसे पूछेगा। हम लोग पढ़ते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बांस दिवस पूछ लिया है, ये 18 सितंबर को होता है और इसको इसलिए दोस्तों क्योंकि बांस की जो जरूरतें हैं उनको हम ध्यान में रखें और इसका जो इस्तेमाल करते हैं, इसकी उपयोगिता को समझें और इसके इस्तेमाल करने से जो पर्यावरण को फायदा होता है उसके हिसाब से यानी कि उसकी वैल्यू को हम बनाए रखें, उसके इम्पोर्टेंस को समझें बाँसों को, इसलिए यहाँ पर 18 सितंबर को मनाया जाता है। आप देखते होंगे कि असम में देखा होगा टोकरी वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादातर वहाँ बाँस के, यहाँ तक कि घर भी उसके बाँस के ही बने होते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बाँस की और बहुत इस्तेमाल भी होता है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर में संदर्भित कर रहा है, यानी कि किसकी तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग एक काम किया करो, जब भी कभी रिश्ता निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए यानी कि ब्लड रिलेशन वाला, तो आप हमेशा अपने आप को रख कर देखा करो। जैसे मान लो यहाँ पर कह रहा है शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं, तो आप खुद मान के चलो कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। जैसे मान लो आप कह दो कि मैं खुद हूं, ये आप खुद हो, ठीक है। अब कोई भाई और बहन नहीं, ना भाई है और ना ही कोई आपका बहन है। अब आगे देखो क्या होता है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ, तो पहले इसको मैं थोड़ा सा और सही करके लिख देता हूँ, जैसे आप खुद हो, ठीक है, ये हो और आपकी माँ ये हो जाएंगी, यानी कि ये आपकी क्या है, माँ है। अब कह रहे हैं मेरी माँ की बहू, तो बहू आप बताओ कि आपका कोई भाई तो है नहीं, आप खुद ही हो, तो इसका मतलब आपकी माँ की बहू कौन होगी, आपकी जो पत्नी होंगी, तो आपकी पत्नी होंगी वही तो होंगी ना। अब देखो आगे बहू का पति है, तो आप बताओ कि आपकी पत्नी जो होंगी उसका पति कौन होगा, आप खुद ही तो होगे भाई, आपका कोई भाई तो है नहीं कि उसकी बात हो रही हो, आप खुद ही अकेले हो, सिंगल हो, तो आप खुद ही होंगे। तो शुभम का तस्वीर से संदर्भित व्यक्ति क्या है, संबंध है, तो ये आप खुद हो, यानी कि स्वयं। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। अगर नहीं समझ में आए तो आप अपना रिलेशन रख कर देख लो, सोच के देख लो, तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। भारत का पूर्वी तट एक डैश है, तो ये क्या है, निम्न अवसादी तट है। ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन, खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। देखो आपने ज्यादातर सुना होगा कि मरुस्थल में रहते हैं ऊंट, रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खराई ऊंट एक ऊंट की प्रजाति होती है। अभी हम देखेंगे चित्र में जो सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, ये आश्रित किस पर रहते हैं, तो समुद्री खरपतवार जो होते हैं उस पर रहते हैं। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है, यानी कि दलदली जगहों पर जो खरपतवार उगते हैं उन पर रहते हैं। तो खराई ऊंट कहाँ रहते हैं, दलदली वाले स्थानों पर, और ये ज्यादातर कहाँ पर है, गुजरात में।
गुजरात में आपने नाम सुना होगा कच्छ का रण, सुना है आपने? तो कच्छ के रण में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर दलदली खरपतवार होता है, उसी को ये लोग खाते हैं। और एक बात है कि जो खराई ऊँट होते हैं, इनको हम पालते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको पालतू बनाते हैं, पालते हैं। पालने पर क्या होता है कि इनके 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक मेल बच्चा होता है और एक फीमेल, ठीक है? अगर मेल होता है तो उसको ये लोग बेच देते हैं, जैसे बकरी पालते हैं, बकरी का जो बच्चा होता है बकरा, उसको हम बेच देते हैं और बकरी को रख लेते हैं। तो वैसे ही ठीक यहाँ पर ये पालतू जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं, इनको ये लोग पूजा करते हैं, तो उनको नहीं बेचते हैं, यानी कि मादा को नहीं बेचते हैं, नर को क्या करते हैं, बेचते हैं और बेच करके उनको अपने खर्चे चलाते हैं। एक खास बात ये है कि जो खराई ऊँट होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है तैरने वाले ऊँट, क्योंकि इनको तैरना भी आता है, तो तैरने वाले ऊँटों के रूप में भी जानते हैं, ठीक है? याद रखना। अब इनको देखते हैं, यहाँ पर देखो ये चाचा लोग इनको चरा रहे हैं ना, तो देखो ये सारे के सारे जो ऊँट हैं, ये खरपतवार, ये दलदली स्थान है, पानी भी भरा होता है, दलदल भी होता है कहीं-कहीं, तो ये जो खरपतवार होते हैं, उनको ये लोग खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो देखो ये सारे के सारे पालतू ऊँट हैं, जो इन्होंने पाल रखे हैं, तो इनको ऐसे ही चराते रहते हैं। ठीक है, एक और फिगर दिखाता हूँ आपको, ये देखो थोड़ा-सा ऐसे करके, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो देखो इनको तैरना भी आता है, ये लौटते हैं यहाँ पर पानी में और तैर कर भी निकल जाते हैं। तो जैसे बकरी पालन होता है, लोग बकरी पालते हैं हम लोग गाँव में, तो वैसे ये लोग ऊँट पालते हैं। इनकी रोज़ी-रोटी ऊँट से चलती है और ये विशेष प्रकार के ऊँट मैंने बताया, इनको क्या बोलते हैं? खराई ऊँट बोलते हैं, ठीक है? खराई वर्ड वैसे तो खारा से बना हुआ है, जो कि वहाँ पर नाम है इसका गुजराती में खराई, यानी कि नमकीन में, ठीक है? नमकीन जगहों पर रहने वाले होते हैं, कह सकते हो। क्वेश्चन, यदि जे योग को निरूपित करता है, जी घटाव को, एम गुणा को, बी भाग को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? देखो कह रहा है सही नहीं है। अब जब कठिन बनाना होता है क्वेश्चन को, तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा सही नहीं है। भाई जो सही होगा उसको छोड़ के बाकी जो गलत होगा उसको देखना है। तो देखो करते हैं। जब कभी ऐसा तो पूरा बार-बार मत पढ़ो। यहाँ पर कह रहा है कि जे का मतलब है जोड़, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। जे का मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, प्लस। वहीं अगला भाग, तो ये हो जाएगा भाग। बस यहीं से देख के आप डायरेक्ट कर दिया करो। तो मान लो मैं लास्ट वाला ऑप्शन से उठाता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 और m का मतलब क्या है, गुणे 2 और g का मतलब यहाँ पर क्या है, -6 और b की जगह पे लगाना है भाग और 3 और j का मतलब है प्लस का 7। इसको आप देख लो, तो ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 7। 16 में से 2 गए 14 और 14 प्लस 7 कितना होता है, 14 7 21। तो देखो 21 आ रहा है, हमें बताना है सही नहीं होगा, तो ये तो सही है। कई बार क्या होता है, हम नहीं वर्ड को नहीं देखते, जल्दबाजी में डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। भाई मान लो हमने लास्ट वाला उठाया, हमारा सही निकला तो हम कहेंगे सही है, बस आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, हमें गलत वाला बताना है, तो ये तो हमारे हिसाब से सही निकला। अब इसको चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 6 और बी का मतलब क्या था यहाँ पर, ये हो जाएगा भाग और 2 एम का मतलब है गुणा, 8 जी यानी कि घटाओ, 10 जे यानी कि प्लस और 4। देखो जरा इसको कितना हो रहा है, तो पहले भाग सॉल्व करो, 3 आएगा, 2 3 6 भाग देंगे, फिर आएगा 3 8 24, तो 24 माइनस का 10 प्लस का 4, तो 24 में से 10 गया तो आएगा कितना, 14 आएगा, 14 प्लस का 4 बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर तो देखो आ कितना रहा है 20, जबकि आना चाहिए 18, तो बस यही गलत है ऑप्शन यहाँ पर। अब देखो जब पेपर में आप करने बैठोगे, तो आपको अगर पता चल गया कि ये गलत है, तो आप बाकी के बचे हुए ऑप्शन मत चेक करना, टाइम वेस्ट होगा। भाई यही एक ही तो गलत होगा ना, तो बस ये गलत है, तो बाकी आगे बढ़ जाओ। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8 10 और 13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करिए। देखो एक चतुर्भुज है, मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में, अगर आप देखा होगा, तो चतुर्भुज जो है ये सारे कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है? अब हमारे हिसाब से ये दिए हैं यहाँ पर अनुपात, टोटल कर देना है 360 के, तो जो वैल्यू आएगी आगे देखो, सारे आप डायरेक्ट अनुपात जोड़ लो, 10 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 8 और प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल 36, तो 36 हमारे हिसाब से और यहाँ के हिसाब से कितना था, 360 डिग्री। भाई हमने बताया ना टोटल ये जो कोण होते हैं इनका योग आप कितना करोगे, 360, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, 36 से 36 कट जाएगा। पूछा क्या है, सबसे छोटा कोण, तो जो सबसे छोटा अनुपात होगा वही सबसे छोटा कोण, तो अनुपात में सबसे छोटा क्या है, 5 है। भाई सबसे छोटी संख्या इनमें से 5 ही तो है, तो बस 5 से गुणा करा दो, 50 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, ठीक है?
अच्छा, आप लोग बताओ कि सबसे छोटा तो मैंने बता दिया कि 50 होगा। आप लोग बताओ कि सबसे बड़ा वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है? इसमें से देखकर बताओ। उज़्बेकिस्तान का कौन-सा यात्री 11वीं यानी कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों अल-बरूनी। कहाँ का रहने वाला था? उज़्बेकिस्तान का। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। हो सकता है अगला क्वेश्चन बन जाए कि अल-बरूनी कहाँ का निवासी था? तो उज़्बेकिस्तान का था। आया कब था? ये आया था 1017 ईस्वी में। 11वीं शताब्दी बोला जा रहा है, तो यही 1017 ईस्वी में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। सबसे ज्यादा देखो अनटचेबल इनका फेमस है। किसने लिखा था? मुल्क राज आनंद। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आर के नारायण है, इनकी भी एक रचना बहुत फेमस है, मालगुडी डेज के नाम से जानते हैं, याद रखना। तो मैंने दोनों ही रख दिया, मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स तो कम पूछा जाता है, लेकिन मालगुडी डेज सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो देखो मुल्कराज आनंद की सबसे फेमस अनटचेबल और आर के नारायण की मालगुडी डेज, ये दोनों आप रट लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर महिलाओं के अंदर विवाहित महिला भी हो सकती है और महिला चिकित्सक भी हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये महिला है, ये महिला वाला ग्राफ है, तो महिला के अंदर दो टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकता है कि कोई विवाहित महिला हो और दूसरी हो सकता है कि महिला चिकित्सक भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई विवाहित महिला हो और चिकित्सक भी हो, यानी कि मैरिड लेडी भी तो हो सकती है कि डॉक्टर हो। तो इसको आप इस प्रकार से बनाओगे, यहाँ वाले को थोड़ा सा ऐसा आप इसके अंदर बना लो, क्योंकि दोनों कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पर विवाहित महिला आ जाएगा, वीएम का मतलब विवाहित महिला, और यहाँ कर महिला चिकित्सक, यानी कि एम से लिख देता हूँ महिला चिकित्सक। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा है, जो कि सील में लिखा है, जो कि तीसरे नंबर पे दिया गया है सही उत्तर। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि सही क्रम पे हमें लगाना है। पहला है प्यूमा, पूर्ण कीट, लार्वा और अंडा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा अंडा, और अंडा से क्या बनता है? जब फूटता है तो वो बनता है लार्वा, और लार्वा से क्या होता है? बनता है प्यूमा, और प्यूमा के बाद आता है पूर्ण कीट, यानी कि जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये पूर्ण कीट में आ जाता है, यानी कि ये आएगा तीसरे नंबर पे और ये आएगा चौथे नंबर पे। तो क्रम क्या हो जाएगा? पहले डी आएगा, ये सेकंड कर लो, फिर आएगा सी, ए और इसके बाद आएगा बी। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0 है तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात करिए। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ये लिखा है सेक थीटा, इसको लिख देता हूँ, सेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। अब आप जरा दोस्तों ये बताओ कि 0 आने का मतलब है कि जो सेक थीटा की वैल्यू होगी वही कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब कि दोनों में थीटा और थीटा सेम होंगे तभी वैल्यू बराबर आ रही होगी। तो पहले ये देखते हैं, हम टेबल को पूरी देख लेते हैं किसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से देखो हमारे पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा था, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू कब होगी? जब 45 डिग्री होगा। भाई देखो सेक 45 की वैल्यू भी अंडर रूट 2 होती है और कॉसेक 45 की वैल्यू भी अंडर रूट 2 होती है। मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि ए, यानी कि वहां दिया था थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम 45 रखेंगे उसमें। समझ गया? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको याद कर लेना। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 45 हमें रखनी है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 करा तभी तो 0 आया। तो इसमें वैल्यू रख दो 2 साइन, और थीटा की जगह में रखना है 45। लेकिन ध्यान से देखो ये लिखा है 2 गुणे में थीटा, थीटा की वैल्यू 45, तो आप बताओ डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 90। तो हम 2 थीटा ना लिख करके डायरेक्ट अपना टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 3 कॉस, और यहाँ पर भी देख लो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, माइनस और 3 लिखा है तो यहाँ पर लिख दो 3, और कॉस 90 की वैल्यू हमेशा होती है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। तो 2
माइनस का 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस देखो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आप टेबल ध्यान दिया करिए, अगर आपको टेबल आ रहा होगा तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे, तो टेबल आप लोग याद कर लेना। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है, यानी कि कौन सी धारणा कथन में मैच करती है। हमारा कथन क्या है, तो कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि मेन पूरा का पूरा जो मुद्दा होता है वो कथन पे ही घूमता है। कह रहा है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे में बदल दिया, यानी कि डॉक्टर जब दूसरी बार देखने आया होगा मरीज को, तो डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, जो भी उसने दिया होगा दवाइयां उनको बदल दिया उसने। धारणा हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान अपना, कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, हो सकता है तभी तो बदला होगा। फिर इसको कोई ये तो होगा नहीं कि बहुत दिन से चलो ये खा रहे हो टेबलेट, अब बदल के खाओ अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगने के लिए थोड़ी डॉक्टर ने बदला होगा दवाओं को, उसको आराम नहीं मिला होगा इसलिए उसने दवा बदल दी। तो ये तो हमें सही लग रहा है, क्योंकि पिछले नुस्खे से रोगी को आराम नहीं मिला तो उसने दवा बदल दी होगी। ठीक है, अगला कह रहा है रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। अरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि रोगी कोई बीमार है और उसको दवा दो, दवा ही ना खाए, कहते अगर मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उसको तो ठीक होना, तो वो तो कुछ भी करेगा जो डॉक्टर बोलेगा। तो डॉक्टर को अगर पता हो जाए कि रोगी मेरी दवा खाएगा ही नहीं, तो डॉक्टर क्या दवा करेगा? दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत, पहला सही है। तो केवल धारणा फर्स्ट निहित है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्याओं 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त से समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है 26, 44 और ये कितना है 56 और 104, यानी कि इस बाहर वाले दोनों संख्याओं का गुणा, इनका गुणा करने पर वही आना चाहिए जो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो हम सब में से क्या घटा दें, सारी संख्याओं में से, तो यहां पर देखो, अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को लेकर के चलता हूं, ये क्या लिखा था 104, तो 104 लिख दो। लास्ट वाले ऑप्शन को लेकर चलता हूं, मान लिया कि 7 सब में से घटा दो, तो इसमें घटाएंगे तो 19 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 44 में से आप 7 घटा दो तो आ जाएगा यहाँ पर 37, यानी कि 37। 7 घटा दो तो आ जाएगा 49, और यहाँ से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 97। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पूरा नहीं कैलकुलेशन करना है, वन से डिजिट देखो, देखो 9 7 63, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ देखो 7 नहीं 63, इसका मतलब यहाँ भी 3 आ रहा है, तो हमें पूरा करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट ना आता तो फिर हमें पूरा ना करना पड़ता, तो बस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 97 गुणे में 19। ठीक है, ये आप सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो ये तो पता है हमें 97 गुणे 19 करेंगे, 19 कर दो, बराबर में 37 गुणे में 49 कर दो। तो देखो यहाँ पर कोई नंबर कट रहा है किसी से, तो आप कहेंगे यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म पे अगर करेंगे तो बराबर नहीं हो रहा है। अब हम लेंगे अगला वाला नंबर, मान लिया हमने कि अब हम 8 घटाते हैं, तो देखो हमारे पास लिखा था 26, 44, 56। ठीक है, अब हमें पता है कि ये गुणे में ये करना है हमको, लेकिन घटाना क्या है 8, तो 26 में से आप 8 घटा दो तो 18 8 26, तो हो जाएगा 18। इसमें से 8 घटाओगे तो हो जाएगा 36, और यहाँ से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 48, और यहाँ से घटाएंगे तो 96। अब हमें पता है 18 गुणे में 96 होगा, तो कर दो 18 गुणे में 96, बराबर में हमें क्या लाना है 36 गुणे में 48। अब काट के देख लो इसको, सिंपल फॉर्म पे कर लो आप, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर लिख दो, 12 अट्ठे 96, तो 8 आ जाएगा। फिर देखो ये कट जाएगा किससे, 4 से ही काट दो, 4 कम 4 दूनी। फिर देखो 18 गुणे में 2 करेंगे तो आएगा 36, और ये 36 ऑलरेडी लिखा है तो बराबर में 36, इसका मतलब सही है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको करना है, जरूरी नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन ही करना है, आपको स्मार्ट तरीका भी आपको अपनाना पड़ेगा। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब कभी व्युत्क्रम आ जाए, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में आया था ना, तो वही क्वेश्चन है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप ये किया करो, जो योग लिखा हो 40 लिख दो और नीचे गुणनफल जो दिया है वो लिख दो, बस सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। 4/6, फिर काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 सही उत्तर ऑप्शन नंबर
तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आप कहेंगे किया कैसे, तो थोड़ा इसका प्रोसेस समझो, लेकिन आपको पेपर में यही तरीका अपनाना है। कब? जब व्युत्क्रम पूछा जाए, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि संख्याएं हैं, तो मान लिया हमने कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का योग यानी कि प्लस बराबर दे के रखा है, कितना? 40 दिया है, ठीक है। गुणनफल यानी कि x गुणे में y बराबर में 60 दे के रखा है। ये हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो जो दिया वही नोट कर दिया। अब कह रहे हैं व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब अगर पहला नंबर x है तो उल्टा हो जाएगा 1/x, अगर दूसरा y है तो 1 में y। योग क्या है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो y इधर आएगा, x इधर जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का y। हालांकि y प्लस x आएगा, लेकिन उसको सीधा करके आप x प्लस y लिख लेना। x y आ गया। तो आप बताओ कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो 40 लिखा, और नीचे एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 60। तो देखो वही फिर आ गया, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2/3 आ गया। तो देखो वही आ रहा है ऑप्शन। तो आपको ये सारा प्रोसेस न करके डायरेक्ट आप वो ट्रिक अपनाना जो मैंने पहले बताया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी कि बाकियों से भिन्न कौन सा है? तो ये है शुक्र मंगल, माफ कीजिएगा दोस्तों, शुक्र मंगल आइप्स बृहस्पति। इनमें से बताना है कि अलग कौन है। तो देखो शुक्र मंगल और बृहस्पति ये सारे के सारे क्या है? प्लैनेट्स यानी कि ग्रह हैं, लेकिन आइपिट्स जो होता है वो ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। तो तीसरा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 25 मीटर और 35 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। देखो जब कभी भी दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है? एक फार्मूला लगाना, यानी कि एरिया लगा देना है आपको 2HL प्लस का B, ठीक है, B मान लो। अब H का मतलब है जो भी ऊंचाई दे के रखी है, तो 2 लिख दो। H का मतलब क्या है? ये लंबाई है यानी कि L, ये है इसकी क्या? B यानी कि ब्रेथ चौड़ाई, और ये है इसकी H ऊंचाई। तो H मतलब कितनी है? 35, तो आप लिख देंगे 35। ब्रैकेट के अंदर L यानी कि लंबाई कितनी है? तो लिखेंगे 20 प्लस ब्रेथ कितनी है इसकी? तो ये हो जाएगी 25 मीटर यानी कि 25, ठीक है। तो 35 दूनी होता है 70 लिख दीजिए इसको, और ये हो जाएगा 20 प्लस 25 यानी कि 45। तो गुणे में आप 45 कर लो, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो बीच में गुणा लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब 70 का गुणा मत कराओ, 0 हटाओ थोड़ी देर के लिए, 7 का गुणा 45 में कराओ। अगर उल्टा पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लो, 45 गुणे में 70, 0 हटा दो, 7 पना 35, 0 हमने हटाया था तो यहाँ लगा भी दो, 7 पना 35, 7 चौक 28, 3 31, यानी कि 3150 मीटर में दिया था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 2HL प्लस का B, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि आप कह दो वहाँ कैपिटल स्मॉल, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप भी समझो इसको, ठीक है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? तो देखो दोस्तों जालंधर पंजाब में जो पड़ता है यही एक सैन्य छावनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट आंसर है। तो कई बार देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो रेलवे है कुछ क्वेश्चन 2-3 ऐसे डाल ही देता है जो ऊट पटांग के क्वेश्चन होते हैं, आपकी कॉमन सी जो जानकारी होती है उसके बारे में। तो बहुत से लोग जो जालंधर के होंगे उन्हें पता भी होगा, तुरंत उन्होंने टिक कर दिया होगा। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल है? तो ये दोस्तों कौन कौन शहर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो आप पिक्चर में देख लिए कौन कौन से हैं। तो पहला आता है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, आप देख रहे हो यहाँ पर कि चतुर्भुज की रचना बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार की, तो इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो 4 शहर आते हैं, इनको हमेशा याद रखना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। कह सकते हो कि आप भारत के चारों दिशाओं में है ये, देखो पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण में आते हैं, ठीक है। देखो आप कुछ इस प्रकार का ये एक्सप्रेसवे, मैंने HD फोटो ली है आपके लिए, एक्सप्रेसवे से मंगवाई है देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये गाड़ियां आ रही हैं, तो ये बना हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जिसमें जानते हैं। दोस्तों अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें कि पूरा का पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज आपने अगर ऐसे देखा था, तो ये पूरी की पूरी जो लंबाई है इसकी वो कितनी है? तो ये है दोस्तों 5846 किलोमीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है रेलवे में अगली बार क्वेश्चन बन जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है।
वाई कोश यानी कि एल्वेओली का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है कि गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है, यानी कि एक लेयर बना देता है। तो ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा श्वसन तंत्र होता है। तो यहाँ हमारे क्या होते हैं, ये जो श्वसन तंत्र होते हैं इसमें से ये लेयर बना देता है यहाँ पर। ठीक है, यही बात हो रही। तो आप पाचन तंत्र है आपके लिए, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि दोबारा आपके काम आ सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर देख लेना श्वास नली उपास्थि वलय होते हैं। वलय का मतलब है कि ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, ताकि वो जो श्वास नली वो चिपके ना, इसलिए यहाँ पर छल्ले जैसे रिंग्स जैसे पड़े रहते हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनियां होती हैं, पसलियां होती हैं, रिब्स आप जानते होंगे। ये डायफ्राम होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता है। अच्छा आप बताओ कि ये जो डायफ्राम है, अगर आप सांस को अंदर ले रहे हो यानी कि सांस बाहर से अंदर इनहेल कर रहे हो, तो ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? आप लोग बताओ जरा, खुद एक्सपेरिमेंट करो और इसको बताओ। ठीक है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक्स करता है 15 दिन में और वाई करता है 20 दिन में। जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है, यानी कि जितना भी एक्स काम करता है उसका 5/2 गुना जेड करता है। एक साथ कार्य करते हुए, यानी कि तीनों अगर मिल जाते हैं एक्स वाई और जेड, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो पहले तो आप इनकी क्षमता निकाल लो, क्षमता निकलेगा तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। तो पहले देखो, x करता है कितने दिन में, 15, और वही y करता है 20 दिन में। जबकि हमें अभी z नहीं पता कितने दिन में करता है, इसकी केवल क्षमता दी है। तो इन्हीं की क्षमता से z की क्षमता जो है x के आधार पे हम निकाल लेंगे। तो पहले x की निकालो, तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो 15 चौको 60, 4 आया, और 20 तेई 60 यानी कि 3 आया। x की क्षमता 4 है और y की क्षमता है 3। z की क्षमता कह रहा था कि x से 5 गुनी, तो x का कितना है, 4 है, तो इसका कर दो आप 5/2 गुना। देखो ना यहाँ पर करा है, तो बस 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणे में 5 बराबर हो जाएगा 10। यानी कि z की जो क्षमता है दोस्तों वो कितनी है, 10 है। यानी कि x 4 काम करेगा, y 3 करेगा, तो z वहीं कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। तो तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो चलो देखते हैं। टोटल काम हमारे पास था 60। अब 60 में से 4 ये मिल जाएगा, x और y मिल जाएगा तो 3 काम करेगा, z मिलेगा तो वो 10 काम करेगा। ऐसे कर दो, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ। तो 60 बटे में 4 3 7 10 17, तो हो जाएगा 17। बस आप सॉल्व कर लो, 17 त्रिक 51, 3 से ही पूरा कटेगा नहीं, 9 बचेगा और बचे में 17, यानी कि 3 सही 9/17 दिन में काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो कहाँ है, तो देखो 3 सही 9/17 लिखा है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। और इसका दोस्तों अगर आप डाउट हो रहा है तो कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस मैंने बना दी है, अगर आप देख लेते हो उस वीडियो को, 1-2 पार्ट जितने भी 3 पार्ट होंगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप सीख गए तो फिर कभी गलत नहीं करोगे। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए समय कार्य वाला, आप हमेशा सही करके आओगे। तो अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां पर लिखा होगा समय और कार्य, उसको क्लिक करना, आप वो चैप्टर को एक बार देख लेना। थोड़ी देर की वीडियोज होगी, मुश्किल से आधा 1 घंटे की, आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौती भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो पहले जरा ध्यान से करो, उसके इकलौते भाई का पुत्र, तो पहले तो ये मान लो कि किसकी बात हो रही है, महिला की। तो मान लो कि ये एक महिला है। अब महिला के इकलौते भाई, तो इसका कोई भाई होगा, भाई को मैं बी मान लेता हूं, ये महिला इसलिए माइनस और पुरुष इसलिए मैं प्लस करता हूं। अब कह रहा है इकलौते भाई का पुत्र, तो पुत्र का मतलब है कि इसका कोई बेटा होगा, या पुत्र मान लो, तो पुत्र होगा। यहां पर पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, इसका मतलब कि अगर ये किसी का भाई है तो एक यहाँ पर कोई लेडीज होगी। ठीक है, पत्नी मतलब डब्ल्यू मान लो वाइफ, ये आपस में भाई बहन है, ये दोनों, ये भाई है और ये इसकी बहन है। अब कह रहा है ये जो बहन है यानी कि डब्ल्यू जो है वो उस महिला की रमन से क्या संबंध है? तो पहले तो ये देखो, ये कह रहा है मेरी पत्नी का भाई है, तो इसकी पत्नी है, यानी कि जो डब्ल्यू है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, रमन की। तो रमन मान लो कहीं पर होगा, ये मान लो कि रमन हो जाएगा ये। अब पूछा क्या है, उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो जैसे मान लो कि ये रमन है, अब इस रमन, तो रमन की एक पत्नी है,
और पत्नी जो है उसका एक भाई है, यानी कि जो बी की दो संतानें, एक वाइफ हो गई, तो रमन के जो पत्नी है, रमन की पत्नी का जो पिता है उसकी बहन है, यानी कि पत्नी के पिता की बहन है जो एम है, तो पत्नी के पिता की बहन, यानी कि ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो, सीरीज देख रखी है और इसको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो पहले देखो 4 से 13 हो गया, तो 4 से 13 लगभग कैसे हुआ होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 का गुणा अगर 3 में करा दें तो 4 3 12, और उसमें से अगर हम एक जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। तो देखो 13 आ गया है। अब आगे देखो क्या हुआ है, 13 का दोगुना कर दो, यानी कि जो भी आया है 13 का दोगुना तो आ जाएगा 26, और एक और जोड़ दो तो आ जाएगा 27। तो देखो 27 आ रहा है। अब अगले देखो 27 से हो गया है 82, इसका मतलब हमने गुणे 3 करा था, तो वहीं देखो 27 गुणे में 3 करिए और प्लस का एक जोड़ो, क्या आ रहा है, तो 3 सत्ते 21, एक 22 मान लो, और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 82 आ जाएगा। तो देखो 82 आ रहा है यहाँ पर, बात सही है। इसका मतलब एक बार हम क्या कर रहे हैं, गुणे 3 कर रहे हैं, एक बार गुणे में 2 कर रहे हैं। अब यहाँ गुणे 3 किया है तो यहाँ पर गुणे 2 प्लस 1 करेंगे, यानी कि 82 और गुणे में 2 करेंगे, प्लस का हमें 1 करना है, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 164 प्लस का 1, यानी कि 165। तो देखो 165 तो आ गया है, हमने दोगुना करा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें 3 गुणा प्लस 1 करना होगा, यानी कि 165 गुणे में 3, जो भी आएगा उसमें से हम 1 जोड़ेंगे, तो 3 पचे 15, 3 छंग 18, 1 19, और 3 निकम 3, 1 4 हो जाएगा, तो 495 प्लस का 1, तो 496 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ यहां से आप देख सकते हो। 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि छोटा से छोटा मान क्या होगा इस पूरे का सॉल्व करने पर। तो एक बात आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 11 साइन स्क्वायर थीटा होता, 11 कॉस स्क्वायर थीटा होता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, तो एक काम करो, 12 कॉस स्क्वायर थीटा को 11 प्लस 1 में जोड़ दो। जैसे ये लिखा है 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप, 11 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। भाई देखो 11 प्लस 1 यानी कि 12 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें से दोनों में कॉमन ले लो आप 11, तो 11 हो जाएगा कॉमन। अब आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाहर रहेगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 11 प्लस कॉस स्क्वायर में थीटा लिखा है। तो आप बताओ कि थीटा में सबसे छोटी वैल्यू कैसी है, पिछले क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको टेबल, तो आप बताओ जरा कि कॉस की वैल्यू सबसे छोटी कब होगी। तो हम कहेंगे कॉस की वैल्यू अगर 90 हो जाए, क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है हमेशा 0। ठीक है, तो अगर हम इसको 0 कर देंगे, थीटा की वैल्यू में 0 रखेंगे, 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 11 प्लस का 0 बराबर क्या आ जाएगा 11, यानी कि न्यूनतम जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इसकी 11। अब आप देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अब आप बताओ कि थीटा में, साइन की थीटा में 0 वैल्यू कब आएगी, तो आप कहेंगे अगर हम थीटा की जगह पर 0 रख दें तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि 11 गुणे में 0 हो जाएगा, और 12 कॉस स्क्वायर 0 भी तो यहाँ रखना पड़ेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका मतलब 1, तो 0 प्लस का 12 कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये न्यूनतम वैल्यू नहीं है, इससे भी छोटी वैल्यू कब आएगी, जब हम यहाँ पर 90 रखेंगे, यानी कि थीटा की जगह पर हम 90 रखेंगे। जैसे देखो 11 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस 12। ठीक है, और गुणे में कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ कितना आएगा 11 प्लस का 0 मतलब कि 11। तो आप बताओ 12 बड़ा है कि 11, तो आप कहेंगे 11, क्योंकि न्यूनतम मान बोला है, इसलिए हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया है 90 लिया है, वरना हम यहाँ पर 0 भी ले सकते थे। 0 लेने पर 12 आंसर आएगा, और अगर 90 लेंगे तो 11 आंसर आएगा। हमें छोटा चाहिए न्यूनतम, तो इसलिए हमने 11 किया है। तो ऑप्शन नंबर
इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 75 तक के, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और अगर आपने शुरू से नहीं देखे हैं, अगर आप अपनी तैयारी को सच में बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं सारे पार्ट आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने 75 तक के क्वेश्चंस करें, तो इसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हम 75 से आगे करेंगे। यानी कि एक स्टेप वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को सच में बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखिए। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स जो लगातार देखते हैं बोलते हैं सर हम पर डे आपकी 10-10 वीडियोस देखते हैं, 5-5 वीडियोस देखते हैं। तो जितना भी जिसके पास टाइम है उतनी वीडियो देखिए, लेकिन आप सीरियल से देखिए। सीरियल से देखने में आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट हमने 1 2 3 4 करके सबको क्रम से लगा दिया है, और आपको क्रम ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पार्ट नंबर 1 देख रहे हो, और 1 नंबर के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इसी के नीचे लिंक मिल जाएगी एनटीपीसी पार्ट 1, क्लिक करिए, पार्ट 1 शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा है तो पार्ट 2, जैसे पार्ट 1 आप देख रहे हो, पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में देखो, पार्ट 1 के पार्ट 2 की लिंक होगी। पार्ट 2 क्लिक करेंगे, जैसे ही शुरू होगा खत्म हो गया तो पार्ट 3 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखो। यानी कि हर वीडियो के नीचे हम अगले पार्ट की लिंक दे देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ही क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। साथ ही दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो वहीं हमने ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और लगातार उसकी सीरीज भी चल रही है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पहले पार्ट की लिंक आपको मिल जाएगी ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। साथ ही अगर आपकी क्वेरी रहती थी कि इंटरव्यू से रेलवे का कैसा होता है, कितने घंटे काम होता है, कितनी सैलरी होती, तो सब कुछ देखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से आप सारे इंटरव्यू देख सकते हो। या फिर इसी वीडियो के नीचे एक एक प्लेलिस्ट की लिंक निकाल करके, एक एक वीडियोस की लिंक निकाल कर मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। जैसे बाकी लोगों का जवाब मिला है तो आपको भी जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियोस को देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।